एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हो पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ ज़रयाब इरफान। तो जनाब सबसे पहले बात कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 के हवाले से, जिसके मैचेस जो हैं वो लगातार जारी हैं। 5 मैचेस इस वक्त हो चुके हैं और अभी जो हाल ही में मैच खत्म हुआ वो था अफगानिस्तान वर्सेस युगांडा। और अफगानिस्तान को तो हम जानते हैं कि वो बड़ी ही तगड़ी टीम है और कहा जा रहा था ये कि वो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा देती आई हुई है अपने कुछ पास्ट में जितनी सीरीज उसने खेली। तो मीनवाइल ये जो सीरीज है उसमें भी उसकी तरफ से यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। तो अफगानिस्तान ने युगांडा को 189 का रन्स दिया, लेकिन युगांडा के लिए वो जो स्कोर था, वो जो टारगेट था, वो शायद पहाड़ की तरह था और युगांडा की पूरी टीम 58 रन बनाकर आउट हो गई। तो यूं अफगानिस्तान ने युगांडा को 125 रन से शिकस्त दे दी। तो अब तक का जो T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है उसमें ये वाला मुकाबला भी इंतहाई एक बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है कि जिसमें किसी भी टीम ने किसी दूसरी टीम को इतने बड़े मार्जिन से शिकस्त दी हो। इसके अलावा जो गुज़िश्ता रात एक मैच हुआ साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका, तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले श्रीलंका को बैटिंग की दावत दी, जिसके बाद श्रीलंका ने 77 रन्स बनाए और टारगेट दिया 78 का, जो कि 17वें ओवर में जाकर जीत लिया साउथ अफ्रीका की टीम ने। और साउथ अफ्रीका के बारे में हम आपको याद होगा जब ओडीआई इंटरनेशनल्स भी चल रहे थे तो कहा जाता है कि साउथ अफ्रीका जो है वो चेस करने में थोड़ी सी कमजोर टीम है अपने मुखालिफ के। एनीवेज इन दोनों मैचेस के हवाले से प्रोग्राम में आगे चलकर अपने तज्जियाकार से हम लोग जानेंगे कि आगे आने वाले मैचेस में वो क्या कुछ नया देख रहे हैं और इन मैचेस में उन्होंने क्या कुछ होते हुए देखा। लेकिन अभी टॉप स्टोरीज। साइफर केस में सजाए कलदम बानी पीटीआई रिहा हो सकेंगे। अमेरिका में T20 मेला, चौकों और छक्कों की बरसात। मवेशी मंडियों में महंगे जानवर, खरीदार गायब। खूबसूरत चेरी सेहत के लिए फायदेमंद करार। जी, तो ये है हमारी आज की टॉप स्टोरीज, जिसके ऊपर आज हम अपने प्रोग्राम को लेकर आगे चलेंगे। लेकिन एक और डेवलपमेंट है क्रिकेट के मैदान से ही, वो भी आपके साथ में शेयर कर लूंगी। साबिक भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने पाक भारत मैच के हवाले से एक प्रेडिक्शन की। प्रेडिक्शन तो नहीं, बस एग्जैक्ट ये बात है, एक स्टेटमेंट है उनकी, इसमें उन्होंने कहा है कि चाहे पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट हो या फिर इंडिया के शायकीन क्रिकेट हो, ये जो खेल है ना, ये जज्बात का खेल होगा और दोनों टीमों के आसाब पर सवार होगा। तो ये जो मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये खेला जाएगा इंशाल्लाह 9 जून को न्यूयॉर्क में इसका वेन्यू है और ये खासा एक इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट हाइप्ड एक मैच होगा जो कि इस T20 टूर्नामेंट का समझा जा रहा है, इस वर्ल्ड कप का। इसी पर बात करते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अली मेहदी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ये बताइएगा अली कि ये जो 2 मैचेस अब तक खेले जा चुके हैं, अफगानिस्तान वर्सेस युगांडा, सबसे पहले तो इस तरफ आते हैं, 125 रन से शिकस्त देना, मतलब कि इसके बाद तो सिर्फ अफगानिस्तान की टीम का मोरल हाई नहीं, हाई हाई प्लस हाई हो चुका होगा। नहीं, बिल्कुल मोरल बिल्कुल हाई है। अफगानिस्तान एक बहुत बड़ी टीम है, अब इसको मिनो नहीं खिला सकते आप। अफगानिस्तान काफी अर्से से सर्किट पे रह चुके और अगर वो एक फॉर्मेट है जिसमें वो बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर सकते हैं तो T20 है। T20 में उनके पास स्पेशलिस्ट है, राशिद खान है, नजीबुल्लाह है, ज़ादरान है, बहुत प्लेयर्स हैं। तो अफगानिस्तान के लिए ये जो मैच जीते हैं ये कोई बड़ी सरप्राइज नहीं है, यकीनी तौर पर उनके लिए सरप्राइज नहीं है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब उनको किसी छोटी टीम की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। अच्छा अली, पहले तो ये कहा जाता था कि इनका जो बॉलिंग एक्शन है, जो इनका बॉलिंग अटैक है, वो बड़ा फास्ट फॉरवर्ड है, लेकिन हमने देखा किस तरीके से इन लोगों ने ओडीआई में परफॉर्मेंसेस दी, तो उसके बाद सिर्फ ये नहीं कह सकते कि बॉलिंग एक्शन, इनकी फील्डिंग भी कमाल है और अब इनकी बैटिंग लाइन भी खासी स्ट्रांग हो चुकी है। नहीं, बिल्कुल बैटिंग भी स्ट्रांग हो सकती है। और अब अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है पिछले साल, उसमें उन्होंने जाके भारत को हराया, तो पाकिस्तान को हराया था जब उन्होंने चेस किया था 7-8 विकेटों से। तो उस वक्त पता चल गया था कि अब इनको मिनो नहीं खिला सकते। अब ये टॉप टायर टीम्स के साथ है और बॉलिंग में हम उनको पता है कि राशिद खान है, मुजीब है, उनकी साथ में जो है उनकी बॉलिंग बहुत, नबी भी है, उनके बहुत जबरदस्त स्पिनर्स हैं। लेकिन अब उनकी बैटिंग चलने लगी है और जब आपकी बॉलिंग बैटिंग चलती है और हर कंडीशन
में चलती है, तो आप बहुत टॉप टायर टीम में से अब खिलाते हैं और मेरा जो ख्याल है आगे जाके ये बड़ी टीमों को जाके शिकस्त दे सकते। अच्छा, इनके लिए तो कंडीशंस काम कर गई, वेदर पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए, या शायद ही इस तरह के मौसम में खेलते रहे हैं, इस तरह की पिच इन्हें अच्छी मिल गई। उधर क्या हुआ, साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका का जो मैच था, माना कि श्रीलंका ने कोई इतना अच्छा स्कोर नहीं दिया था, लेकिन साउथ अफ्रीका को टारगेट चेस करते करते 17वें ओवर तक जाना पड़ा। जी बिल्कुल, अगर उस मैच का खिलाया जाए तो श्रीलंका ने एक्चुअली टॉस जीता था और ये पहला मैच इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा था ऑफिशियल न्यूयॉर्क में, नसाउ काउंटी स्टेडियम में। और ये एक ऐसे स्टेडियम है जो पिछले 5 महीने में बनाया गया था और जाके ड्रॉप इन पिच ऑस्ट्रेलिया से आया था। अब खास बात ये है कि ये वही ग्राउंड है जिसपे पाकिस्तान और भारत खेलेंगे और ये वही पिच है जो ऑस्ट्रेलिया से आई थी और बहुत बाउंसी स्पंजी सा विकेट था, तो उसका पूरा फायदा साउथ अफ्रीका ने उठाया था और उनके फास्ट बॉलर्स ने तो जो आके श्रीलंका की तो बिल्कुल कमर ही तोड़ दी थी। 77 रन बनाए थे और साउथ अफ्रीका ने थोड़ी मुश्किल से चेज किया था, लेकिन आखिरकार जाके 6 विकेटों से जाके जीत लिया था। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने कहा ना कि उनके फास्ट बॉलर ने मैच को मैच बना दिया, तो फिर हमारे पास भी फास्ट बॉलर्स तो एक अच्छी खेप में मौजूद हैं जो कि हम लेके भी गए हैं अमेरिका, तो क्या ये पिच हमारे लिए भी साजगार साबित होगी? ये बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा, दाद देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बात यही है कि ये इस मैच के लिए उन्होंने जाके ये पिच तैयार किया था, ये न्यूयॉर्क का नसाउ काउंटी स्टेडियम में। लेकिन बात ये कि पाकिस्तान, सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान के मैच में जो आईसीसी है उन्होंने जाके पिच को थोड़ा तब्दील कर लेना है, दूसरी पिच तैयार करनी है और वो ऐसी पिच तैयार करेंगे जो ड्राई हो और जहाँ पे ज्यादा स्पिन हो। अगर ये बात होगी तो वो ज्यादा इंडिया को सूट करेगी। ये पिच तो ठीक है, आपकी स्पंजी थी, थोड़ी सी ग्रास थी, पेस थी इसमें, लेकिन प्रेडिक्शन ये की जा रही है कि पाकिस्तान के मैच के लिए जो है और भारत के मैच के लिए थोड़ी सी स्पिनिंग विकेट तैयार किया जाएगा जो थोड़ा इंडिया को ज्यादा फेवर करेगा। अच्छा, और वाकई जो आपने स्पिनिंग विकेट की बात की, तो हमारे पास स्पिनर्स भी बस नपे तुले ही हैं और हमारा स्पिन अटैक उतना अच्छा है भी नहीं है, फिर इब्रार और अहमद वसीम को तो हमें लास्ट में खिलाना पड़ेगा। बिल्कुल खिलाना पड़ेगा, ये मेरे ख्याल से पूरी कौम ही काफी अरसे से चला रही है और कह रही है, तज्जियाकार सारे कह रहे हैं। ये अच्छा था, पूरी कौम काफी अरसे से चला रही, लेकिन मजाल है फैसला साजों पर कोई उनके कानों पर जूं भी रेंगे। वो नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बात यही है कि अब एक ही हमारा मैच रह गया भारत के मैच से पहले और वो भी परसों खेला जाएगा, जाके डैलस में खेला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अबराज वो खेले, मात भी खेले और शादाब को, जहां तक मेरा ख्याल है, मैं उनमें से हूं जो कहते हैं कि शादाब को रेस्ट देना चाहिए, लेकिन टीम की बैलेंस के लिए मुझे लगता है आप भी नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि शादाब को रेस्ट देना चाहिए, लेकिन न जाने क्यों शादाब शायद खुद रेस्ट पे नहीं जाना चाहते, ये उन्हें भेजने वाले राजी नहीं है। तो हम दुआ ये करेंगे कि कुदरत का निजाम चलेगा, वो परफॉर्म करेंगे, लेकिन वही वाली बात है कि आपको फॉर्म प्लेयर्स ले जाना चाहिए। और बात यही है, सीधी सी बात है कि सारे इतने ज्यादा हमारे बहुत चंद प्लेयर्स हैं जो फॉर्म में है, तो अब यही कह सकते हैं कि अगले मैच के लिए जाके अबरार और इमाद को खेले और अगर शादाब को खेलना चाहेंगे तो हम बस यही कह सकते हैं कि कुदरत का निजाम चले। कुदरत के निजाम पे तो वो वाला मामला हो गया ना कि आपने पेपर में कुछ किया नहीं और बस घर आके आपने नमाजें और तस्बीहें पढ़ना शुरू कर दी हैं। अच्छा अली, ये बताइएगा, पाकिस्तान का मैच है 2 दिन बाद 6 जून को पाकिस्तान अपने पहले मैच का आगाज करने जा रही इस टूर्नामेंट में। क्या प्रेडिक्शन है आपकी, कितना पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है, क्योंकि ये मैच पाकिस्तान का आगे चलकर मोमेंटम सेट करेगा? देखिए, ये बहुत बड़ा मैच है पाकिस्तान के लिए, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा मैच हो रहा है यूएसए और यूएसए ने अभी जाके कनाडा को बहुत जबरदस्त मुकाबले में जाके हराया था ओपनिंग मैच में। तो पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी करनी है और मिनोज को आप T20 में नहीं लाइटली ले सकते हैं। अगर आप लाइटली लेंगे तो फिर प्रॉब्लम यही होगी कि आप कोई ना कोई मैच आप जाके हार सकते हैं। तो ये मैच अच्छी तरह खेले, बेस्ट 11 खेले और सबसे बड़ी बात है कि कॉन्फिडेंस के साथ खेले। और फिर बात यही, इस मैच को खेल के फिर हमने 2 दिन जाके फ्लाई आउट करना है न्यूयॉर्क की तरफ। तो बात यही है कि हम अच्छी शुरुआत करें ताकि वो मोमेंटम भारत के मैच में जाकर कैरी कर सकें।
अच्छा, वही बात आ गई ना कि हमें अपने हर एक स्टेप को ही बड़े अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। मान लिया जाए कि अगर हमारी टीम मैनेजमेंट जो है वो हमारे उन्हीं लड़कों के साथ अपने मैदान में उतरती है जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खिलाए थे, तो हमारी पोजीशन क्या रह जाएगी। और फिर दूसरा ये भी आपने देखा है हमारी टीम का जो एवरेज स्कोर है वो 180, 175, 172 लड़के से आगे जाते ही नहीं है। अमेरिका ने कनाडा को 195 से शिकस्त दी, टारगेट बड़ा अच्छा दिया था। जी बिल्कुल, बात आपकी सही है, लेकिन बात ये है कि लोग हर कोई कहता है कि 200, 220, 230 ज्यादा रन बनाने। बात ये होती है कंडीशंस के मुताबिक होते हैं, कंडीशंस बहुत जरूरी होती है किस कंडीशंस में खेल रहे। यूएसए ने कनाडा के खिलाफ खेला था बिकॉज कनाडा जो है आपकी एक लोअर टायर टीम है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये होगा कि जो ये मैच जाके खेलेंगे ये डैलस में, तो शायद जो होगा थोड़ा सा जो है फ्लैट विकेट है लेकिन ज्यादा से ज्यादा रन, लेकिन हर विकेट की अपनी जो होती है जो होती है कंडीशंस मुख्तलिफ होती है, क्वालिटी डिफरेंट होती है। अब जाके देखें श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ बहुत मुश्किल विकेट पे खेला गया था कल, तो ठीक है पाकिस्तान जाके डैलस में जाके भारत यूएसए को जाके फ्लैट विकेट पे अच्छा खेले, लेकिन वही कंडीशंस नहीं होंगे जब हम जाके खेलेंगे अगेंस्ट भारत के खिलाफ, तो डिपेंड करता है। लेकिन वही वाली बात है कि आपको कॉन्फिडेंस और बेस्ट 11 खेले, ये ना खेल करें कि आजम खान को खिलाएं या प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म को आप नहीं कैरी कर सकते। अगर करेंगे तो फिर बहुत बड़ा बड़ा अपसेट हो सकता है। ठीक है। अच्छा अली, हमने देखा है कि जाहिर सी बात है ट्रिप है, ट्रिप को आप एंजॉय भी करते हैं और काम लेकिन आपका पहली जिम्मेदारी होती है, ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती हैं। टीम को देखने से ये तो लग रहा है कि वो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं अमेरिका का ट्रिप, और जाहिर सी बात है जहाँ जहाँ भी उनके वेन्यूज़ हैं हर एक जगह को वो एंजॉय करेंगे, लेकिन इस मौज मस्ती में आपको लगता है कि वो उनकी जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो उनका फोकस होना चाहिए, उस पर वो फोकस रख पाएंगे? क्या वो परफॉर्मेंसेज वो दे पाएंगे जिस तरीके से वो बड़ा अच्छे कपड़े पहन के कॉबॉय हैट पहनकर घूमते फिरते में नजर आ रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से करेंगे। देखिए, अगर आपको बात ये जरिया, अगर आपको T20 वर्ल्ड कप्स, 50 ओवर वर्ल्ड कप्स नहीं मोटिवेट करते तो मेरे ख्याल से आपको फिर क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, पाकिस्तान के जो रंग नहीं सजाने चाहिए। तो मेरा जहां तक ख्याल है कि हंसी मजाक चलता है, एंजॉय करना चाहिए, लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्रिकेट होनी चाहिए। और जहां जब वर्ल्ड कप शुरू होगा तो ये पूरा 110% पूरी देंगे ताकि पाकिस्तान जाके अच्छा परफॉर्म करे। चले, हम भी दुआगो हैं कि पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करे, अपने पहले मैच से ही अच्छा परफॉर्म करे जो कि उसका अमेरिका के साथ है 6 जून को, और फिर दूसरा मुकाबला है इंडिया के साथ, जिस पर युवराज सिंह खुद भी कह चुके हैं कि ये जज्बात की जंग है, पाकिस्तानी शौकीन क्रिकेट के लिए भी और इंडियंस के लिए भी। वेलकम बैक वंस अगेन। तो जनाब, ईद कुर्बान की आमद है और आज हम देख रहे हैं आज से लेके अब तक तकरीबन कोई 2 से 1-2.5 हफ्ते ही रह गया है ईद के आने में, और ऐसे में जो शहरी हैं उनकी भी कोशिश ये है कि चले मुनासिब कीमतों में अगर उन्हें कोई अच्छा बकरा मिल जाता है तो वो फौरी तौर पर जाएं और ख़रीद के लें। और सिर्फ बकरा क्या, गाय हो या ऊँट हो, क्योंकि बच्चे जिस घर में मौजूद होते हैं वहाँ पर वो अपने पेरेंट्स को, या अपने बड़े भाई को, या अपने घर में किसी चचा ताया मामा को ये बार बार इसरार कर रहे होते हैं कि चलें, चलकर कोई ना कोई कुर्बानी का जानवर खरीद कर लाते हैं। लेकिन जिस कदर महंगाई इस वक्त बढ़ चुकी है, ऐसा लग रहा है कि इस साल भी शहरियों को जानवर खरीदने में बड़ी ही मुश्किलात का सामना होगा, क्योंकि जो व्यापारी हैं वो भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जानवरों का चारा महंगा है, तूड़ी महंगी है, उनको ट्रांसपोर्टेशन का जो सारा अमल से गुजरना पड़ता है, गांव से यहाँ पर देहातों से लेकर आने पड़ते हैं शहरों में जानवर, वो सारा प्रोसीजर भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो ये वजह है कि उन्हें अपनी जानवरों की कीमतें भी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ रही हैं। तो आज से हम आगाज कर रहे हैं लाहौर, कराची, पेशावर का, कि जहां से हम मुख्तलिफ मंडियों की सूरत हाल जानेंगे। लेकिन मीनवाइल विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत से ऐसे और शहर हैं पाकिस्तान के कि जहां से हम आपको कनेक्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि वहां पर व्यापारी जो है वो कितने महंगे दामों जानवर फरोख्त कर रहे हैं और शहरी उनसे क्या गुजारिशात करते हुए नजर आ रहे हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद अवैस, कराची से हमें ज्वाइन करेंगे हमाद यूसुफ, और पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे जमील खान। तो सबसे पहले जरा लाहौर चलते हैं, लाहौर में मौजूद है मोहम्मद अवैस। लाहौर में बताइएगा अवैस, क्या सूरत हाल है, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं?
के साथ ही मंडियों की रौनकें तो बहाल हो चुकी है। मैं इस टाइम लाहौर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा में मौजूद हूँ और यहाँ जो है वो मुल्क भर से जानवरों को लाए जाने का सिलसिला जारी है। मंडी जो है वो अभी ईद में कम से कम मेरा ख्याल है 2 हफ्ते तो बाकी हैं, मगर मंडी में अभी जो है वो रश लग चुका है और लोग बड़ी तादाद में दूर दराज से खूबसूरत बैल, बकरे, बिछड़े जो है वो लेकर यहाँ आ रहे हैं। अभी सुबह सवेरे चूँकि ज़्यादा कोई ख़रीदार नहीं है, मगर हमने कल भी मंडी को विज़िट किया तो ख़रीदार जो है वो एक शिकवा करता नज़र आता है कि इस साल जो है वो मंडी ज़रा महंगी है पिछले साल की निस्बत। मेरे पीछे ही एक बैल खड़ा है, इसका नाम जो है वो इन्होंने शेरा रखा हुआ है। शेरा जो है ये तकरीबन इसकी जो डिमांड की जा रही है मालिकों की जानिब से वो 15 लाख रुपए और इसका वज़न जो हमें बताया वो तकरीबन 1650 केजी, मतलब तकरीबन ये कोई 40 मन के करीब बनता है। और जब हमने शेरे की खुराक का पूछा तो इन्होंने हमें बताया कि शेरा जो है वो गंदम का आटा, काले चने और पिस्ते, बादाम और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है वो शेरे को खिलाते हैं। तो इनका ये कहना था कि जब हम इतनी चीज़ें और इतने नाज व नखरे से अपने बैल को पालते हैं तो कम से कम डिमांड जो है वो 15 लाख तो बनती है। अभी भी ये जो है वो शेरे को गंदम के साथ जो है वो मकई और इसके साथ जो बाकी जो अच्छे जो इनके तूड़ी है जो ये घर से लाए हैं वो अभी इसको खिला रहे हैं और इनकी डिमांड जो है वो 15 लाख रुपए। इसी तरह बाकी भी मंडी में बहुत जिस जानवर के बारे में आप बता रहे हैं लगता है ये बड़ा है कोई नायाब नस्ल का जानवर है, ये बताएगा इसकी उम्र क्या है? दोंदा है, चौका है, खीरा है, क्या है ये तो हम इनके मालिक से ही जान लेते हैं जी। मुझे ये बताएं ये दोंदा है या चोगा है भाई? ये 4 दांत है। 4 दांत है। और इसकी वैसे उम्र कितनी है? उम्र इसकी तकरीबन 3 साल है। 3 जनाब 30 और 4 दांत इन्होंने बताए हैं। और इसकी खुराक ये साहिवाल नस्ल का वैसे है और इन्होंने जो है मेरी पहले इनसे बात भी हो रही थी, ये कहते हैं कि हमने बड़े नाजो नखरे से और बड़े शौक से इसे पाला है और हम यहाँ लाए हैं। अभी जो है वो इसकी सजावट बाकी है, इसको सजाएंगे तो इनका कहना था ये और भी खूबसूरत लगेगा और खूबसूरत हो जाएगा और मजीद महंगा हो जाएगा। चलें ठीक है, वैसे हमारे साथ ही रहिएगा, कराची चलते हैं। हमाद यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। हमाद बताएगा किस मंडी में मौजूद हैं आप और क्या सुबह की औकात में आप शहरियों का रश देख रहे हैं, क्योंकि दोपहर में तो कराची में बेइंतहा गर्मी है। जी ज़रियाब, इस वक्त मैं कराची की मवेशी मंडी मलीर में मौजूद हूँ। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर मंडियाँ लगाई गई हैं, जिसमें से टोटल 22 मंडियाँ लगाई गई हैं। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो 2 से 3 मंडियाँ लगाई गई हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो मंडी है वो है नॉर्दर्न बाईपास की, जहाँ पर जो है वो छोटे बड़े जानवर बआसानी लोगों को मिल जाते हैं। लेकिन वो दूर होने की वजह से जो है वो इलाकाई मंडी इस वक्त उनकी डिमांड ज़्यादा हो गई है। मलीर हो गया, औरंगी टाउन हो गया, नॉर्थ कराची हो गया, इन जगहों की जो मंडियाँ हैं वहाँ पर ख़रीदारों का रश बढ़ गया, क्योंकि उन्हें अपने इलाके के अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही जो है वो सस्ता जानवर जो है मिल रहा है। मैं मलीर मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर मैं कीमतों की बात करूँ तो कीमतें इस वक्त यहाँ पर ज़्यादा देखी जा रही है, क्योंकि व्यापारी का ये कहना है कि पिछले साल जो जानवर 1 से 1.5 लाख रुपए का होता था वो इस वक्त 2.5 लाख रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है। व्यापारी खुद परेशान है, क्योंकि वो जब इंटीरियर से जानवर ख़रीद कर लाते हैं तो उनको किराए की मद में जो है ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। जिसके अलावा यहाँ पर चारा वगैरह जो है वो उसके महंगा होता है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि जितनी दिन गाय को यहाँ पर रखना पड़ता है, पालना पड़ता है, उसकी वजह से जो है वो उतना ही महंगा होता जाता है, उसका बढ़ता चला जाता है। अच्छा हमाद, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि गर्मी कराची में बेइंतहा है और वहाँ पर जाहिर सी बात जो शहरी आ रहे हैं, खरीदार आ रहे हैं, उनकी सहूलियात के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? फिर जो व्यापारी वहाँ पर मौजूद हैं तो इंतजामिया की तरफ से उनको ठंडा पानी फ्राहम किया जा रहा है? क्योंकि जानवरों के बारे में भी इत्तला सुनने को मिली, कई दोस्त जानने वाले हैं या कुछ फैमिलीज में भी तो अक्सर ये कह रहे हैं कि गर्मी की तपिश की वजह से जानवर जो है वो बीमार पड़ रहे हैं, कई के तो जानवर जो हैं वो मतलब मर गए हैं, तो बड़ी परेशानी का सामना है लोगों को। जी, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब तो कराची का मौसम अच्छा हो गया है। सुबह से ही कराची का मौसम अच्छा है। यहाँ पर जो सूरज की आँख में चोली का अमल जो है वो हमने देखा जारी है। सुबह के वक्त आज मैं जब मंडी आया हूँ तो मैंने यहाँ पर ख़रीदारों को आते देखा है, लेकिन माजी में अगर बात करूँ तो पिछले 1 हफ्ते पहले की बात करूँ तो बिल्कुल गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से गर्मी की वजह से जो है वो शहरी मंडी का रुख नहीं कर रहे थे। व्यापारी भी परेशान थे कि गर्मी की वजह से मंडी में जानवर को रखना मुश्किल हो गया था और ख़रीदार भी
यहाँ पर नहीं आ रहे थे, क्योंकि पहली चीज़ गर्मी में ख्वार होंगे, मंडी आकर ख़रीदार जो है घूमेंगे। इसके अलावा ख़रीदार ये सोच रहे थे कि यहाँ पर अगर जानवर लेकर चले जाएंगे घर पे तो वहाँ पर उसको रखना जो है मुश्किल हो जाएगा। गर्मी के अंदर जानवर को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पानी का इस्तेमाल। और यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर इंसान नहीं संभल रहे, घरों में एयर कंडीशन एसी में, तो जानवरों को संभालना तो और ही मुश्किल है। अच्छा, मुझे ये बताएगा अहमद कि इस मंडी का महंगा तरीन जानवर कौन सा है? और हर एक मंडी के असेसमेंट होते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि इस तरफ इस वाली मंडी में बकरे इस दफा बड़े अच्छे आए हैं, तो यहाँ पर कौन सा जानवर सबसे ज्यादा आपको अच्छा मालूम हो रहा है और मिनिमम रेट क्या है और मैक्सिमम कहां तक जा रहा है? जी ज़रियाब, मिनिमम जो रेट है यहाँ पर, मैंने एक जानवर का पूछा था, वो यहाँ पर खड़ा हुआ था थोड़ी देर पहले, लेकिन वो फरोख्त हो चुका है। अच्छा। 90,000 उसके बताए थे, 90,000 और 4 दांत का कहा जा रहा था कि वो 4, हाँ ये मिनिमम जो था 90,000 का 4 दांत का कहा जा रहा था। नहीं, गाय थी। अच्छा, 90,000 की 4 दांत की। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा जो है वो बड़ा जानवर यहाँ पर जो मैक्सिमम अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर 8 लाख के भी हैं, 10 लाख के जानवर भी है, जिसका जितना वजन ज़्यादा, खूबसूरती ज़्यादा, उतने पैसे उसके ज़्यादा है। तो यहाँ पर हर कीमत में जो है वो जानवर ख़रीदारों को बआसानी मिल जाता है। थोड़ा मंडी जो है वो घूमनी पड़ती है, जिसके बाद शहरी से हमने जब बात की तो उनका यही कहना था कि 2 से 3 दिन उन्हें लगातार यहाँ पर आना हुआ, लेकिन आज जब वो आए हैं और उन्होंने जब एक जगह पर जाके देखा है, वहाँ उन्होंने 1 घंटे के अंदर जानवर ख़रीद लिया। वो ये कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन हम जब आ रहे थे मुसलसल तो हमने वो जगह नहीं देखी थी, तो इसलिए जो है यहाँ पर मुख्तलिफ अक़साम के मुख्तलिफ कीमतों के जानवर खड़े हुए हैं, जो ख़रीदारों को जो है जहाँ ख़रीदार पहुँचता है और जो ख़रीदार जिनसे बात हो सकती है बआसानी वो ले लेते हैं। जी ठीक है, चलें आप हमारे साथ रहिए। हम आप पेशावर चलते हैं अपने व्यूअर्स को लेकर। जमील खान वहाँ पर मौजूद हैं। जमील, बताइए पेशावर का मौसम कैसा है, आप कैसे हैं? और दूसरा ये कि जो पेशावर के लोग हैं वहाँ पर ज़रा छतरे की डिमांड बड़ी ज़्यादा होती है, तो क्या वाकई ऐसा है या फिर लोगों का रुझान अब गाय खरीदने की तरफ भी बहुत ज़्यादा हो गया, दुम्बा या छतरा? क्योंकि मैंने जाना है कि पेशावर के लोग दुम्बा या छतरा ज़रा ज़्यादा खरीदते हैं। बिल्कुल शुक्रिया मैडम, पहले तो मैं ठीक ठाक हूँ, लेकिन मौसम इंतहाई गर्म है, गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में मवेशी मंडियाँ यकीनन कायम की गई हैं कई दिनों से, लेकिन इस वक्त जो रिंग रोड मवेशी मंडी है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों मुल्तान, साहिवाल और दीगर अजला से जानवर लाए गए हैं, बड़े बड़े खुसूसी तौर पर बैल, जिसकी कीमत तकरीबन 2 लाख से लेकर 6 लाख तक मुख्तलिफ जानवर की कीमत अपनी अपनी मुकर्रर है। लेकिन शहरी जो आए हैं उनसे भी बात भी करेंगे, लेकिन कीमत अगर पूछा जाए व्यापारी से तो यकीनन गाहक परेशान हो जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी ज़ुबानी की क्या सूरत हाल है, मंडी की कीमतें किस तरह है, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी, ये ईद कुर्बान का आमद है खैर से। और हमारे जो दीन इस्लाम में जो है ना, इस्लाम में साल की शुरुआत जो है वो माह मुहर्रम से है और साल का जो आखिर है वो ज़िलहज है, यानी कि कुर्बानी की बड़ी हैसियत है। तो उस हिसाब से आए थे कुर्बानी का जानवर लेने। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा है, मगर उसके साथ साथ यहाँ पे जो रेट्स हैं ना जानवरों के वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो अहले अहबाब से जो अहले हमारे हुक्मरान हैं उनसे ये इल्तिजा है कि कोई ऐसा तरतीब बनाएं कि जानवरों के रेट्स पे कोई रोकथाम हो, कोई एक ऐसी तरतीब बन जाए कि हर बंदे के लिए कुर्बानी का ये जो अमल है ये आसान बन जाए, कि हर बंदा ये जो मुबारक काम है ये अदा कर सके। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे, दुआ करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, पेशावर के शहरी यही कहते हैं कि उनकी ख्वाहिश है कि वो कुर्बानी करे, लेकिन कीमतें बहुत ज़्यादा है गुज़िश्ता सालों की बनस्बत, जिसकी बड़ी वजूहत यही है व्यापारियों के मुताबिक कि जो पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को बड़ी बड़ी गाड़ियों में जानवर लाए जाते हैं तो एक किराया भी ज़्यादा है, तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से। इंतजाम कैसे देख रहे हैं आप अपने इर्द गिर्द मंडी में? जानवरों के लिए किस किस्म के इंतजाम किए गए हैं? क्या उन्हें ठंडा पानी मैसर है? क्या कोई पंखे का इंतजाम किया गया है? और जो व्यापारी हैं उनको किस हद तक फैसिलिटेट किया जा रहा है यहाँ पर इंतजामिया की तरफ से? जी बिल्कुल, यकीनन यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, जानवरों के लिए तो तरपाल लगाए गए हैं और साथ साथ
जो है बिजली का कोई इंतज़ाम नहीं, क्योंकि पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में उमूमी तौर पर शहरी इलाकों में बिजली नहीं होती, तो देहाती इलाकों और ख़ुसूसी तौर पर मवेशी मंडियों में बिजली की सप्लाई का सवाल ही नहीं पैदा होता। व्यापारी अपनी मदद आप के तहत पानी का इंतज़ाम भी कर लेते हैं, पंखों का इंतज़ाम भी कर लेते हैं, या गर्मी में बैठे रहते हैं। जो यहाँ पे ख़रीदार आते हैं वो भी मुश्किलात का शिकार रहते हैं, लेकिन इस तरह ख़ास कोई इंतज़ामात नहीं है। ज़िला इंतज़ामिया की वजह से सिर्फ टैक्सेस लगाए जाते हैं यहाँ पे हर साल, और बढ़ाए जाते हैं कि मवेशी मंडी लगाने वालों से टैक्स लिया जाएगा, व्यापारियों से और शहरियों से भी जो ठीक है। नाकिस इंतज़ामात हैं, तो अली अमीन गंडापुर साहब जो कि वज़ीर आला KP हैं, उन्हें भी ज़रा इस तरफ रजू करना होगा, क्योंकि ये जो इस वक्त सिचुएशन हम देख रहे हैं पेशावर में भी, डेफिनेटली पेशावर से में जितने भी हैं, कराची से अगर देखा जाए तो सूबा सिंध के वज़ीर आला, लाहौर की बात की जाए तो पंजाब की वज़ीर आला, इन सभी को देखना होगा कि शहरियों को और व्यापारियों को और जानवरों को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। अगर तो मेरे पास वक्त की कमी है। एनीवेज, थैंक यू सो मच। अवैस हमें लाहौर से, हमाद यूसुफ हमें कराची से और जमील खान हमें पेशावर से अपडेट करें। वेलकम बैक। और अभी आपको बताते हैं कि दुबई में तलबा ने सोलर की मदद से एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया कि जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। तलबा ने सोलर एनर्जी से एक साथ 3000 बल्ब रोशन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। जी हाँ, कुछ हुआ यूं कि सोलर लाइट्स को मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दरख्त जो गल्फ है उसकी शक्ल दी गई, और फिर मुनफरिद काविश का जो मकसद था वो ये था कि लोगों को एजुकेट किया जाए कि सोलर एनर्जी के थ्रू वो क्या कुछ कर सकते हैं और ये कितनी लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो यही वजह है कि तमाम लाइट्स जो थी वो भी रिसाइकल की गई, यानी कि जो रिसाइकल जितना भी मटेरियल था, इस्तेमाल शुदा चीज़ें थी, उनसे बनाई गई थी। और अब इन लाइट्स को फिलिपाइन के उन देहातों में तकसीम किया जाएगा जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची। तो एक तो ये कि एक नई इनोवेशन थी जो कि दुबई में स्टूडेंट्स की तरफ से की गई। फिर दूसरा ये फैक्टर कि उन्होंने सोलर एनर्जी को इंट्रोड्यूस करवाया कि कितनी लॉन्ग लास्टिंग है और उससे आप क्या कुछ कर सकते हैं कि आपने एक ही साथ 3000 लाइट्स को रोशन कर दी। और फिर तीसरा ये जो कि अच्छा काम था कि फिलिपाइन में वहाँ पर जहाँ पर लोगों के पास एनर्जी रिसोर्सेज नहीं है उन तक लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट की जा सके या फिर उन्हें पहुँचाई जा सके। एक तरीके से फलाही काम भी है और ये सब कुछ हैंडमेड था, किसी मशीन की उन्होंने हेल्प नहीं ली, उन्होंने खुद अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए ये जो है ये लाइट्स जो थी वो बनाई। और वैसे भी समर वेकेशन चल रहा है तो बच्चों के लिए बड़ी अच्छी सी ये एक्टिविटीज़ हैं कि अगर वो बच्चे जो कि किसी न किसी इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं हमें नज़र आते हैं, घर का कोई बच्चा कोई स्पीकर बना रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई किसी चीज़ को मॉडिफाई कर रहा होता है, तो वो भी इस किस्म की चीज़ों से एक उन्हें मोटिवेशन मिल सकती है और वो कुछ नया बना सकते हैं। जी, तो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मुल्क की इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से, क्योंकि कल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई जिसके हवाले से ये खबर इतनी बड़ी थी कि माजी और हाल की सारी बातें जुड़ी हुई थी। कल बानी PTI इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी और शाह महमूद कुरैशी को साफर केस से बरी करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें जो थी वो मंजूर कर ली। और फिर हाई कोर्ट में साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत हुई, जिसमें समाअत के अलावा उसके बाद अदालत ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजाओं को कलअदम करार देते हुए उन्हें केस से बरी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के हवाले से मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले में अदालत ने लिखा कि तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी, जबकि बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 15 अगस्त की FIR के इल्जामात से बरी किया जाता है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में फैसला आने के बाद भी रिहाई मुमकिन नहीं है। शाह महमूद कुरैशी लाहौर में दर्ज 9 मई के 8 केसेस में पहले से ही गिरफ्तार हैं और लाहौर पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी 25 मई को अडयाला जेल में डाली थी। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और बानी PTI के हमदर्द और दोस्त का ये कहना था कि इंसान को नर्म मिजाज होना चाहिए, ये नहीं कि उससे बात नहीं करनी, उससे बात ज़रूर करनी चाहिए। उनको ये कहना था कि बानी PTI को नुकसान दे रहा है कि अगर वो मुज़ाकरात की टेबल की तरफ जाना नहीं चाह रहे। साथ ही साथ ये भी कहा कि बानी PTI को जल्दी जेल से बाहर आता नहीं देख रहा, उन्होंने अपने लिए ये रुकावटें खुद खड़ी की हैं। जबकि दूसरी तरफ सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में हुकूमत मुखालिफ तहरीक की हिमायत करने की यकीन दहानी करती है। इसी पर बात करते हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार नासिर बेग चुगताई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बेग साहब, इस केस के फैसले के बाद सबसे ज्यादा बात यह हो रही है कि कौन सा केस बाकी रह गया है, और इद्दत केस के फैसले में अगर बानी PTI को रिलीफ मिल भी जाता है तो क्या आपको लगता है कि वो रिहा हो जाएंगे?
नहीं, अभी तो मेरा ख्याल है सबकी राय यही है कि फिलहाल इम्कान नहीं है, क्योंकि कई केस और हैं माफ कीजिएगा जी जी, ये बाहर से आया वायरस, तो कई केस और हैं और तोशाखाना भी है, इद्दत भी है, और पता नहीं कितने और खुफिया केसेस मौजूद हैं जिनकी लिस्टें मौजूद उनके पास हैं और उन पर गिरफ्तारी डाल सकते हैं। अभी नैब ने केस बनाया है, उस पर जेटीआई कायम हुई है, FIA ने तलब किया हुआ है, वो केस भी मौजूद है। तो ये है, और ये होता रहता है इस मुल्क के अंदर। हमने देखा है कि जब भी किसी की भी हुकूमत आती है, नवाज शरीफ से अगर आप शुरू करें और आज तक आप आ जाएं, तो मुखालिफिन के खिलाफ इस तरह होता है। लेकिन कल जो फैसला आया है वो बड़े मजे का फैसला है। वो फैसला ऑन मेरिट इस तरह नहीं कह सकते आप कि ऑन मेरिट फैसला हुआ है। ये फैसला नाअहली और नाकारी है इस्तगासे की, प्रोसिक्यूशन की। बिल्कुल सारे वकील, सारे बार काउंसिलें, सब लोग ने, बल्कि हमने तो उसी रोज, मुझसे एक स्टूडेंट था लॉ का, उसने मुझसे कहता है जी जो तलब की है ना सरकारी वकील जिरा करने के लिए दिफा की तरफ से, यहाँ केस गया, यहाँ केस उड़ गया, क्योंकि ये कोई इख्तियार नहीं बनता। और फिर ये कि 14 घंटे की समाअत की गई एक दिन और फैसला सुना दिया गया। ये बैड इंटेंशन कहलाता है, बदनीयती कहलाता है ये। तो अदालत ने भी इसके बारे में लिखा है। लेकिन देखें, कल भी ये बहुत मुख्तलिफ बातें आई सामने। अता ताड़ कुछ कह रहे थे, तलाल चौधरी कुछ कह रहे थे, वो एक साहब नए नए आए। लेकिन बेग साहब, ये जो जिन शख्सियात के नाम यहाँ पर आप ले रहे हैं, हुकूमती शख्सियातें सारी की सारी, ये तो कह तो बहुत कुछ रहे थे, लेकिन ये भी प्रोसिक्यूशन से जाके सवाल क्यों नहीं करते अपने प्रोसिक्यूटर से कि वो एक कमजोर तरीके से क्यों केस लड़े? मतलब इन्होंने सारे मुकदमे को बड़ा ही कमजोर बना दिया। बिल्कुल जनाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल बैरिस्टर अकील, मैं नहीं जानता उनको, आई स्वेयर मैं उनको नहीं जानता, जो तर्जुमान, जो मुशीर हैं, कानूनी मुशीर प्राइम मिनिस्टर के, उनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, न जाने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए थे वो। तो उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं, ये काम प्रोसिक्यूटर का है कि वो अपील में जाए, अपील में ना जाए। तो भाई आप आए क्यों तो बताने के लिए। तो मेरा ख्याल है हुकूमत के अंदर खासी गड़बड़ है, खासा इंतशार है। अब ये भी सुना है अता तारड़ के साथ साथ एक मीडिया एडवाइजर भी आ रहा है, जो मिनिस्टर के लेवल का होगा। तो बड़े मसाइल हैं, और हुकूमत ने शायद इस केस को ये समझाता है कि ये ओपन एंड शट केस है, इस पर हमें सब कुछ मिल जाएगा, और मिल नहीं पाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जरिए जी, मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि ये उस जज का फैसला है जिसको PTI ने टाउट करार दिया था। एग्जैक्टली, ये उस जज का फैसला जिस पर बिल्कुल बेग साहब, आप दुरुस्त पहुंचे कि जिस जज को टाउट करार दिया उसी ने ही फैसला आपके हक में दे दिया। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है कि ये एक ऐसा केस था कि जिसमें हमने देखा कि जिसकी वजह से बानी PTI को जेल जाना पड़ा, शाह महमूद कुरैशी अब तक रिहा नहीं हो पा रहे थे, पूरी की पूरी पार्टी डूब गई, इलेक्शन में ये लोग उठ के खड़े नहीं हो सके। तो कितनी बड़ी ये विक्ट्री है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए, और हुकूमत इससे किस हद तक अपने बयानियों को लेकर बैकफुट पर जा रही है। और दूसरा, आप जो कह रहे हैं कि कोई मीडिया एडवाइजर भी आ सकता है, तो निगरान सेटअप में ऐसे बहुत से लोग रहे हैं जो कि 16 माह कुर्सी पर बैठने के बाद, सॉरी कुछ चंद माह कुर्सी पर बैठने के बाद रजे नहीं है अब तक। वो चाह रहे हैं कहीं ना कहीं से उनको कोई स्टूल ही मिल जाए, वो उस पर भी बराजमान हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, स्टूल शेप भले 2 पैरों का स्टूल हो, उन्हें मिल जाना चाहिए। अब देखिए ना, एक साहब लंदन में वज़ीर दाखिला के साथ लंदन में गए, मेमो साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उन्होंने कुछ नहीं किया इस केस में। जाहिर है केस उन्हीं का बनाया हुआ है ना, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये केस बुनियादी तौर से बड़ी सियासी फतह है PTI की। मैं सियासी कह रहा हूँ इसको, जी जी जी, मैं कानूनी नहीं कह रहा हूँ। बड़ी सियासी फतह है। केस तो है, आप केस तो है, खान साहब भी मानते हैं कि केस तो है, मैंने तो कहा है, मेरे पास से गायब हुआ है क्या कहते हैं वो लेटर। अब मैंने, पर असल सवाल ये ना बेग साहब, वो लेटर गया कहाँ? एक तो सवाल ये, और दूसरा ये भी कि क्या आपको लगता है कि हुकूमत, जैसे आप भी कह रहे हैं, आपका तज्जिया, आपकी राय कि जरा केस तो है, तो आपको लगता है कि फिर आगे चलकर अब ये सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है? देखिए, मुझे इस हुकूमत से मुझे यकीन नहीं है कि ये केस
कितने केस ऐसे हैं जनाब जो चैलेंज नहीं किए गए? 63A एक टिपिकल केस है कि सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट राइट कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन राइट किया कि ये जो नाहल होंगे ये वोट नहीं देंगे पंजाब असेंबली में। याद होगा आपको जी, पंजाब असेंबली में वोट नहीं देंगे, जिसके से हुकूमत तोड़ गई, उनके वोट काउंट नहीं किए गए। वो जुमला बढ़ाया गया था आइन के अंदर, वो अपील नहीं हुई। दर्जनों केस उसकी अपील नहीं हुई। मुझे लगता है कि ये भी अपील शायद मुश्किल से हो, कौन करेगा, किस तरह करेगा। बहुत मामूली बात थी कि आपको वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करनी थी, ट्रायल कोर्ट में पेश करनी थी, वो की आपने जल्दबाजी में जरा की वकीलों के ऊपर, गवाहों के ऊपर आपने एक तमाशा बना दिया ट्रायल को, और तमाशा आपके सामने आ गया और आपके मुंह पे आके पड़ा है। अच्छा बिग साहब, ये बड़ा हसास मामला है और मैं भी बड़ा पुख्ते कहते हैं ना कि किसी भी कदम को उठाते हैं। ऐसा फिर क्या था उस साइफर के अंदर कि प्रोसिक्यूशन गवर्नमेंट की खुद उस खत को नहीं पेश कर सकी? कि क्या उसमें जो लिखा था वो बाहर आ जाने का खतरा था? क्योंकि हमने देख लिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी होने वाली कार्रवाइयों में किस तरीके से बानी पीटीआई की नीली रंग की शर्ट में पिक्चर जो थी वो वायरल होगी, फिर वो गुफ्तगू भी, वो गुफ्तार भी नहीं छुपनी थी जो कि उस खत के अंदर दर्ज थी। देखिए, मेरा ख्याल है उनको पेश कर देना चाहिए था। अच्छा, वो डी क्लासिफाइड हो गया था, उसका मतन बाहर आ चुका था। जैसे हमूद इमान कमीशन रिपोर्ट है जी, वो भी कोई ऐसा खेल नहीं है। वो किताबें छप चुकी हैं, मेरे पास किताब मौजूद है, अंग्रेजी उर्दू दोनों कंटेंट मौजूद है, मतलब फुल किताब। तो वो भी पहले इंडिया में छपी थी वो, तो वो भी कोई ऐसा मसला नहीं है। ये भी अगर आप पेश कर देते, क्योंकि ये बाहर आ गया था कि डोनाल्ड लू ने क्या कहा, हमारे एम्बेसडर ने क्या कहा, हमारे एम्बेसडर की गवाही क्या है। आपने गवाह भी तो पेश नहीं किए। आखिर में आप हाई कोर्ट से कह रहे हैं कि जी मुझे गवाह भी पेश करना है, डोनाल्ड लू को लाना है, उसका बयान लाना है, एम्बेसडर को लाना है। आप तो लेके नहीं आए ना, आप तो आजम खान को लेकर आ गए। आजम खान के बारे में बहुत सही बात कही उसने। सलमान सफदर ने कमाल किया है वैसे, आई मस्ट पे ट्रिब्यूट, बहुत लीगल काम किया है। उसने कहा ये बता दें कि आजम खान ने प्राइम मिनिस्टर को वो डॉक्यूमेंट दी, उसका सबूत किया है। यहाँ आके मामला अटक गया। अब ये वो सबूत अदालत में पेश कर देते। एक आम तालिब इल्म कोर्ट का, अदालत लॉ का, वो ये कहता है कि आपको आला कत्ल, लाश या फिंगरप्रिंट्स ये पेश करना होते हैं। तो आप तो फिंगरप्रिंट्स तक नहीं दे सके भाई। आपने कहा इमरान खान ने कहा है, उनका वीडियो लीक आया है, तो वो वीडियो लीक भी आपको साबित करना पड़ता फोरेंसिक के अंदर। फोरेंसिक हुआ उसका, वो रिपोर्ट आपने पेश नहीं की। नहीं, ये बात वैसे वाकई आप दुरुस्त कह रहे हैं कि दाद देनी पड़ेगी सलमान सफदर को। बड़ा ही एक क्या कहते हैं हाई प्रोफाइल ये केस था जिसके ऊपर पूरी बानी पीटीआई और उनकी सियासत जो थी वो टिकी हुई थी। नासिर बिग चौथाई साहब हमारे साथ ही रहेगा। एक ब्रेकिंग है, मुझे वो अनाउंस करनी और आपके इंटरेस्ट की न्यूज है, मैं उस पर भी आपके एनालिसिस लेना चाहती हूँ। इंडिया से ये खबर है जहां पर मोदी सरकार का 400 पार का नारा खटाई में पड़ चुका है और तमाम नशिस्तों के गैर सरकारी इब्तदाई नताइज के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का इत्तेहाद अब तक 292 सीटों पर आगे है। हिज़्ब इख्तिलाफ का इत्तेहाद इंडिया 222 नशिस्तों पर आगे नजर आ रहा है, जिसमें कांग्रेस को 100 नशिस्तों पर बढ़तरी हासिल है। अब भारतीय जनता पार्टी जो कि बीजेपी है, इसके रहनुमा नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह अपनी नशिस्तों पर आगे हैं, ताहम कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी को अपनी दोनों नशिस्तों पर बढ़तरी हासिल है। मुस्लिम रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी सीट से जीत रहे हैं, जबकि जो इनिशियल रिजल्ट्स हैं उनके मुताबिक भारतीय स्टॉक मार्केट को भी हिलाकर रख दिया है। तो मार्केट 2000 पॉइंट्स की कमी से 74,107 पर आ गई है। नासिर बिग चौथाई साहब, अगर आपने ये गुफ्तगू मेरी सुनी हो, ये ब्रेकिंग आपने सुनी हो, तो मुझे बताइएगा क्या होता देख रहे हैं आप इंडिया के अंदर? मैं तो इस केस को फॉलो कर रहा हूँ 2 महीने से। अच्छा, इंटरेस्टिंग केस है। मेरी तो कई मुलाकातें बाहर हुई हैं इंडियन दोस्तों से, वो भी कह रहे थे गुब्बारे हैं बहुत से, कांग्रेस भी गुब्बारा है, बीजेपी भी गुब्बारा है, ये फटेंगे इंतखाबात में। उन्होंने कहा जो सोशल मीडिया है वो आप लोग देखते हैं, उस पर आप बातें करते हैं, पाकिस्तानी अखबार और पाकिस्तानी चैनल, ग्राउंड खुद में कुछ और है। 400 इस बार 400 पार। उन्होंने कहा था नामुमकिन है ये 400, तो कभी हिंदुस्तान ने किसी को वोट दिया ही नहीं, भले वो नेहरू क्यों ना हो। नेहरू सबसे बड़ा लीडर हिंदुस्तान का। कांग्रेस कहती थी 290, उन्होंने कहा भूल जाइए 290 को, ये भी मुमकिन नहीं है।
ये बिल्कुल दुरुस्त है कि बीजेपी प्लस बीजेपी और अलायंस ये तकरीबन मतलब सिंपल मेजॉरिटी तो ले लेंगे ये, और अच्छी मेजॉरिटी ले लेंगे ये, और कांग्रेस भी अच्छे वोट लेकर आएगी। मतलब राहुल जीत रहे हैं, अच्छा, उधर से अमित शाह जीत रहे हैं, राहुल अपनी बरेली की सीट जो है वो जीत रहे हैं। उसका मतलब है कभी बहू कभी सास भी बहू थी, वो हार जाएगी तो बड़ा डेंट पड़ेगा बीजेपी को। अमित शाह जीत रहे हैं, डेंट पड़ेगा कांग्रेस को। तो वैसे ही साहब जीत रहे हैं, नॉर्मल चीज़ है उनके लिए, उस खानदान के लिए बहुत नॉर्मल है। और तो सब वही जीत रहे हैं जो जीतते आ रहे थे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने इनक्रोचमेंट किया है, कर्नाटक को बीजेपी ले गई है, हरियाणा में कांग्रेस घुस गई है। बहुत मजे का रिजल्ट आएगा जब आएगा ये, इसको एनालिसिस करेंगे बैठकर, बहुत मजे का आएगा। लेकिन 400 का जो लेकिन एनबीसी वेरी क्विकली कमेंट, मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है। मुझे बस ये बता दें, आपको जीतता हुआ कौन नजर आ रहा है? एक बार फिर से हम मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनता हुआ देखेंगे? ऐसा लग रहा है आपको इस बार हालात मुख्तलिफ होंगे? जी बिल्कुल, मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे। मोदी जी कह लें, मोदी साहब कह लें, प्राइम मिनिस्टर मोदी कह लें। तीसरी बार नेहरू साहब का रिकॉर्ड बराबर करेंगे, और उसकी वजह, बुनियादी वजह हिंदू राष्ट्र का एग्जैक्टली अखंड भारत का जो नारा है वो उनको बहुत पॉपुलैरिटी देता है। बहुत शुक्रिया आपका नासिर मुख्तार साहब, तजियाकार हैं, अपना तजिया हमें दे रहे थे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और ब्रेक के बाद एक अहम खबर है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि अदलिया मुखालिफ बयान देने पर MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। मुस्तफ़ा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा करवा दिया, जहां पर उनका कहना है कि जजेस बिलखसूस आला अदलिया के जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ, मुअज़्ज़ज़ अदालत से माफ़ी की दरख्वास्त करते हुए खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूं। तो ये उनका तहरीरी हलफनामा है जो कि हम आपको दिखा भी रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अदलिया मुखालिफ बयान दिया था MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने, और सुप्रीम कोर्ट से अब उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है, जबकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा करवा दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि जजेस बिलखसूस आला अदलिया के जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ, मुअज़्ज़ज़ अदालत से माफ़ी की दरख्वास्त करते हुए अदालत को खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। सो दिस सेगमेंट इज ऑल अबाउट आवर हेल्थ। और अब बात करते हैं चेरी के हवाले से। जी, तो ब्रेक से पहले मैं बड़ा चेरी कर रही थी, और अब जरा हम चेरिश फील कराते हैं। आपको चेरी के बारे में बात करेंगे क्योंकि अभी ये समर सीजन का बड़ा ही एक फेवरेट फ्रूट है, स्पेशली बच्चों के हवाले से अगर बात की जाए तो बच्चों की कोशिश होती है कि चलें घर में चेरी आ जाए, बट अनफॉर्चुनेटली शायद हमें चेरी के ना उस तरह से फ़ायदे नहीं पता है। क्योंकि मैं भी अभी जो हमारे पास आज गेस्ट है जिनसे मैं भी आपका तारुफ करवाऊंगी, उनको भी मैं ये कह रही थी कि मैंने हमेशा चेरी को केक की टॉपिंग पे देखा है, कस्टर्ड में आपने 2-3 सजा दिए हैं, ठीक है ना कोई पुडिंग रेडी होगी वहां पर आपने रख दी है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि हम चेरी को किसी और तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं या खा पाते हैं। तो ये छोटा सा दिखने वाला फल कितना फायदेमंद होता है ये हम जानेंगे माहिर ग़िज़ायत रामीन खान से। रामीन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बता दीजिए ये छोटी सी चेरी हमारे इतने बड़े जिस्म के लिए कितनी फायदेमंद है? थैंक यू सो मच रिया फॉर हैविंग मी। अब चेरी क्या चीज़ है? चेरी बेसिकली एक फ्रूट, और आपको पता है कि हमारी बैलेंस डाइट के अंदर जैसे रोटी की इंपॉर्टेंस है, जैसे दालों की और कीमे की इंपॉर्टेंस है, उसी के साथ साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल की इंपॉर्टेंस भी है। तो एक मेजर फ्रूट है, वो एक अलग बात है कि हम पाकिस्तानियों ये मेजर फ्रूट इतना छोटा सा है, साइज में छोटा है, लेकिन उसके फवाइद और उसके जो बेनिफिट्स हैं हेल्थ के ऊपर स्पेसिफिकली वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम इसके न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो चेरी के अंदर विटामिन सी अराउंड 16% अवेलेबल है। अच्छा, दैट मीन्स कि विटामिन सी का कंटेंट बहुत ज़्यादा मौजूद है। विटामिन सी के नाम से ही हमें पता चलता है कि हमारी स्किन ठीक है, एक्नी का मसला है किसी को, चेरी इज़ गोइंग टू वर्क फॉर देम। अगर उनकी स्किन एजिंग की तरफ जा रही है, यानी कि चेरी के अंदर एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ भी हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ एंटीऑक्सीडेटिव और एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब क्या होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर जहरीले मादे बनना शुरू हो जाए, दैट मीन्स जहरीले मादों का मतलब ये नहीं खुदा न खास्ता कोई पॉइजन बनना शुरू हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर ना हमारे सेल्स
की एक लूप होती है, साइकिल होता है, टर्नओवर होता है, ठीक है। सेल्स बन रहे होते हैं, सेल्स मर रहे होते हैं, ठीक है। जो आपका लेफ्ट ओवर होता है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, उस चीज़ को रिमूव करने के अंदर विटामिन सी अपना रोल प्ले कर रहा होता है। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव या एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसके अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा मौजूद है। पोटेशियम हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा पोटेशियम के और बहुत बेनिफिट्स हैं। अगर किडनी पेशेंट्स हैं तो हम किडनी पेशेंट्स को भी पोटेशियम देते हैं, लेकिन वो हम इस तरीके से नहीं देते कि हम जी बस पोटेशियम पे ही लगाए रखें, उसकी भी एक अमाउंट होती है। जैसे हर डिजीज़ की एक स्पेसिफिकली उसकी ट्रीटमेंट है, एक मैनेजमेंट है, तो उस हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस वक्त मार्केट में चेरी बहुत ज़्यादा आई है, लेकिन वो अलग बात है कि थोड़ी सी महंगी है, तो इसलिए हर किसी की पहुंच में भी नहीं रहती। ये वजह कि लोग ज़रा कम कम खरीदते हैं, तो जो सस्ते फ्रूट होते हैं वो हम घरों पर ले जाते हैं। लेकिन चलें, अगर वालिद साहब या भाई या शौहर आपके आज ले ही आए घर पर चेरी, तो ये मतलब रॉ फॉर्म में तो हम खाते ही खाते, इसके अलावा भी किन किन उसमें खाई जा सकती है? इसको हम स्नैक बना के यूज़ कर सकते हैं। बच्चे जैसे नखरे करते हैं, वो नहीं खा रहे होते, तो बच्चों को हम इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल के या चॉकलेट में उसको ज़रा करके हम वो दे सकते हैं। बड़ा अच्छा एक स्नैक बन सकता है, हम डिज़र्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। समटाइम्स अगर आप जाएँ जितने भी महंगे रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें चेरी पुडिंग्स भी मिल रही हैं, ठीक है, वो उनको बेक करके भी आपको दे रहे हैं। उसके अलावा स्मूदीज़, वेट लॉस स्मूदीज के अंदर हम चेरीज देते हैं पेशेंट्स को, कि चिया सीड्स के साथ, वो योगर्ट के साथ बड़े मजे की वो स्मूदी बनती है। उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और वैसे भी आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को भी बहुत इंप्रूव करती है। अच्छा, मुझे ये बताइए, वेट लॉस में जब आप चेरी भी दे रही हैं और आप जब योगर्ट भी दे रही है, क्योंकि योगर्ट तो हो गया डेयरी प्रोडक्ट, चेरी में अंदर स्वीटनेस बहुत ज़्यादा है, तो कितनी अमाउंट के अंदर आप एक हेल्दी नाश्ते में ये चिया सीड के साथ चेरी और ये ले सकते हैं योगर्ट? देखिए ज़रा, आप इसकी यही तो बात है कि वो स्वीट है लेकिन उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। अच्छा। और सबसे जो अच्छी बात है उसके अंदर फाइबर है। फाइबर हमारी ब्लड शुगर लेवल को इम्प्रूव कर रहा होता है। और वेट लॉस हमारा क्यों हो रहा होता है? क्योंकि हमारे ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल रह रहे होते हैं और फाइबर अपना रोल प्ले कर रहा होता है। तो जब हम किसी वेट लॉस के पेशेंट को ये यूजुअली नॉर्मली भी देते हैं, तो हम यही कहते हैं कि हर चीज़ का एक्सेस भी बुरा है और हर चीज़ की लिमिटाइजेशन भी बुरी है। एक मॉडरेट अमाउंट में उसका इंटेक करना चाहिए, ठीक है? सही। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि डेफिनेट सी बात आपने कहा ना कि इसमें विटामिन सी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो जब भी हम विटामिन सी की बात करते हैं तो स्किन की बात आती है ना, तो चेरी का जो फ्रेश मास्क बना हुआ है फौरी तौर पर ताज़ा वो कितना इंपॉर्टेंट है? दूसरा ये कि डायबिटिक पेशेंट इसे खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है ना, स्वीटनेस ज़्यादा है लेकिन उसका लेवल थोड़ा सा, हाँ जी, वो आपकी बॉडी के ऊपर उस तरीके से स्ट्रेस नहीं दे रहा या आपकी शुगर लेवल्स को उस तरीके से इंक्रीज नहीं कर रहा। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए जो स्पेसिफिकली हम कहते हैं कि फालसे के साथ, पीच के साथ चेरी ले सकते हैं वो। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, ये ना हो कि वो इकट्ठी 5-7 चेरी जो है वो खाना शुरू कर दें। मॉडरेशन में खाएं। हैं 5-7 चेरीज भी नहीं खा सकते? खाएं, लेकिन एक टाइम पे ना खाएं। लेट्स सपोज अगर 3-4 खा ली, उसके बाद रात में वो खा लें, मतलब गैप से खाएं, एकदम से अपने। अच्छा, मतलब अगर आज आपने मुट्ठी भर के चेरी खानी तो वो मुट्ठी आपने एक ही टाइम पे नहीं खा लेनी। और जैसे डिपेंड करता है ना जरा, आप चेरी का साइज क्या है। जैसे गिल के साइज की चेरीज होती हैं, वो बड़ी पता चले आपने गिल के साइज की चेरी मुट्ठी भरी, और मुट्ठी तो भरी जाती है ना जब आप उसे भरने पर आती है, तो वो भी आपने बड़ा उसको एहतियात से खाना है। अच्छा, ये चेरी जो है किसी न किसी हवाले से इसके अंदर कोई ना कोई नुकसान भी है या बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है? अच्छा, नुकसान हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा इसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ब्लोटिंग हो सकती है। 1000 रुपये किलो चेरी कौन इतनी ज़्यादा इस्तेमाल करेगा? नहीं, जिनको पसंद है वो तो करेंगे, तो उनके लिए ये होता है कि समटाइम्स उनको ब्लोटिंग का मसला हो जाता है, इंटेस्टाइनल गैस बनना शुरू हो जाती है, डायरिया का मसला रहना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें मॉडरेशन में खाएं। उसके अलावा एक बेनिफिट मेरे से स्किप हो गया था, जो एथलीट्स होते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी जिनकी बहुत ज़्यादा होती है, उनके लिए चेरीज बहुत अच्छी हैं। अच्छा। क्योंकि चेरीज जो हैं, आपका अगर कहीं पे वियर एंड टियर हो गया, कोई मसल डैमेज हो गया, या लेट्स सपोज कोई इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर स्वेलिंग हो गई है, तो उसके अंदर चेरीज अपना बहुत। मैं आप सोच रही हूँ कि आज नाश्ते में मैं अपने हस्बैंड को ना चेरी का जूस बना कर दूंगी, क्योंकि आपने कहा ना कि एथलीट्स को बड़ा ये सूट करता है, उनकी बॉडी के लिए बड़ा अच्छा होता है। अच्छा, दूसरा मैं स्किन के बारे में आपसे पूछी थी कि स्किन का मास्क भी इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और कुछ लोग फ्रेश फ्रूट्स या फ्रेश वेजिटेबल्स की स्टीम्स भी ले रहे होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट है, क्योंकि हम लोग वैसे भी तपिश से तो बहुत भाग रहे होते हैं। लेकिन आपको लगता है कि क्या गर्मी में भी अगर हमें लगता है कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, तो किसी न किसी फ्रूट का मास्क लगाना या किसी न किसी फ्रूट की स्टीम लेना हमारे लिए ज़रूरी है? फिर यार, मेरी ना मदर एक बात कहती होती हैं कि जो चीज़ खा के अंदर जाके असर करेगी वो ऊपर से नहीं करेगी। अच्छा, तो लेकिन सब लोग भी एक जैसे नहीं होते। मुझे अच्छी तरीके से मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं माशाल्लाह,
तो उनमें से हमारे कॉलेज से ये था कि एक ने खाने पर जोर दिया कि नहीं तुम ये खाओ, तो खाने से इसका होगा, और दूसरी मेरी फ्रेंड थी हफ्सा, और मेरी दूसरी दोस्त का नाम है सनम, तो वो उनमें ये एक खाती थी और एक लगाती थी। तो ये होता था, कहते थे तुम खाती नहीं, वो कहती थी तुम लगाती नहीं हो। नहीं, वो कॉम्बिनेशन बना के इस्तेमाल करें, खाएं भी और लगाएं भी, मतलब लगाने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैंने आपको पता है विटामिन सी इसके अंदर ज़्यादा है, पोटेशियम ज़्यादा है, साथ ही साथ इसके अंदर मैग्नीज भी होता है, लगाएं भी और खाएं भी। तो ये दोनों तरीके से आपके लिए फ्रूटफुल हो जाएंगी। चलें जी, तो बेस्ट हो गया कि अगर आप भी अपनी डेली रूटीन में जरा चेरीज को शामिल कर लें। माना कि भी थोड़ी सी ज़रा मार्केट में महंगी मिल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद आप इजीली इसको कंज्यूम कर सकते हैं। और वैसे चेरी का जो सीज़न है वो कब से कब तक का होता है, बस क्विकली आपने मुझे बताना है। चेरी वैसे आपको यूजुअली जो है ना वो इस सीजन में इतनी नॉर्मली नहीं मिलती, जब आप थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हो तो फिर ये है कि सस्ती मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे जब फ्रूट नया नया आता है तो वो डेफिनेटली तो जैसे ही आपको रेडी पे से चेरी सस्ती मिलना शुरू हो, आपने फौरन खरीदनी है, खुद भी खानी है, बच्चों को भी खिलानी है, और 2-3 टाइप्स में हमने आपको बता दी, योगर्ट में ऐड करके खाएं, जूसेस बना के खाएं, स्मूदीज खाएं। और जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है वो तो वैसे भी यूएस में मौजूद है, वहाँ के आप लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा चेरी शौक से खाते हैं और एथलीट्स के लिए बड़ी बेस्ट है, तो आप लोग भी थोड़ी बहुत चेरी खाएं ताकि जान बनाएं और अच्छे अच्छे मैचेस खेलें। इसी के साथ ही अपना रखें बहुत सा ख्याल, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।